बैरियर्स में मैं हूँ आपकी होस्ट आलिया। आप सबको अपने प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ और आज हमें हमारे प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं अभिजीत अय्यर मित्रा जी। एक बहुत नोन पर्सनालिटी हैं और रिसर्च स्कॉलर हैं। इनकी अगर हम इंटरेस्ट की बात करें या जिस पे बात करते हैं तो ये फोकस करते हैं ऑन डिफेंस इश्यूज एंड स्पेशलाइज्ड इन डिफेंस इकोनॉमिक्स, टेक्नोलॉजी एंड न्यूक्लियर डायनेमिक्स। लेकिन फॉरेन पॉलिसी पर भी ये बात करते हैं और पीएचडी कर रहे हैं। तो अभिजीत अय्यर मित्रा जी, थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर जॉइनिंग माय शो। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन आलिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू कि आप टाइम निकाल लेते हैं और मेरे प्रोग्राम में आते हैं। अभिजीत जी, हमने अभी कुछ दिन में ये देखा, बल्कि एक विजिट तो अभी जारी है कि आपके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ब्रुनाई पहुंचे और फिर उसके बाद सिंगापुर पहुंचे। अब इससे पहले जो उनके विजिट्स थे ना, वो तो सभी को पता है, रशिया, खैर पोलैंड भी वो पहली मर्तबा गए, वो भी एक नया विजिट नजर आया। तो ये कुछ ऐसे विजिट्स थे और हैं कि जो पहले कभी नहीं हुए। तो इसके बारे में एक तो ये बात कही जा रही है कि ये एंटी चाइना विजिट्स हैं, कि जी ये जो है ना चाइना को टक्कर दी जा रही है। इंडो पैसिफिक और इसके अलावा इंडियन ओशंस, बहुत सारी ऐसी बातें की जाती हैं। और दूसरी तरफ फिर ये कहा जा रहा है कि ये अब क्या इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में कोई नया चेंज आया है कि उन कंट्रीज में भी वो गए जहां पर पहले कभी आप लोग गए ही नहीं। तो नई कोई डायनामिक्स है, ये नया चेंज है? प्लीज बताइएगा हमें इस बारे में। नहीं, कुछ नया नहीं है। देखिए, एशिया में अलग है और यूरोप में अलग है। एशिया में क्या होता है कि हम कभी एंटी चाइना चीजें शुरू नहीं करते हैं। और जो दो दो देश चुने गए हैं, ब्रुनई और सिंगापुर, वो इनफैक्ट चाइना के साथ बहुत अच्छा रिलेशंस मेंटेन करते हैं। जो पूरा चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है, वो तो दो ही जगह इस्तेमाल करता है अपने मनी लॉन्ड्रिंग का। जो भी उधर, you know how corrupt the Chinese Communist Party is. The primary source for money laundering होता था हांगकांग। पर हांगकांग में क्या हुआ कि जब से शी जिनपिंग ने अपने पार्टी के अंदर दुश्मनों पे क्रैकडाउन शुरू कर दिया, पूरा का पूरा उनका जो नाजायज जायदाद था वो सब सिंगापुर में मनी लॉन्ड्रिंग होता है। और सिंगापुर में तो खुद शी जिनपिंग का मनी लॉन्ड्रिंग होता है। अगर आप देखेंगे सिंगापुर का जो आर्ट मार्केट है, आर्ट इज द चीपेस्ट थिंग टू, इजीएस्ट थिंग टू मनी लॉन्ड्र। क्योंकि मैं बोलूंगा कि आपने वो बैंक्सी देखा है जो आर्ट करता है और खुद अपने आर्ट को डिस्ट्रॉय करता है, और बहुत घटिया आर्ट होता है, और उसको लोग खरीदते हैं $100 मिलियन के लिए। तो मैं बोलूंगा कि भाई ये है आर्ट। इसमें आर्ट क्या है कि अभिजीत अय्यर मित्रा जैसे खुदा की परछाई जो धरती पे हैं, अभिजीत अय्यर मित्रा जी, उन्होंने इसको खोल के अब एक घूंट पी लिया। अब assume there are some of my fans on the show. सम अनोनिमस फैन बोलता है मैं इसका 100 करोड़ रुपए दूंगा। ओके, मैंने इस पे इन्वेस्ट किया है टेक्निकली 50 पैसे। आई मीन दिस, ओके, सो दिस फ्लेवर्ड वाटर इट कम्स फॉर अबाउट 50 रुपीज। 50 रुपए दिया, इसका वैल्यू सडनली 100 करोड़ बन गया। एंड इट इज लेजिटिमेट बिकॉज द वैल्यूएशन ऑन इट, ये नोशनल वैल्यू है, इसमें ऑटोमेटिकली 100 करोड़ बन गया है। आई हैव पार्क, इसेंशियली वो जो अनोनिमस बंदा था वो भी, I mean, it's also black money in that sense, right? But suddenly the value out of nowhere, out of thin air, मैंने 100 करोड़ का एक वैल्यू प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर दिया। सो ये सिंगापुर में बहुत होता है, ठीक है। तो ये चाइना के भी बहुत करीब है, कभी भी चाइना के अगेंस्ट ओपनली कमिट नहीं करेंगे, ब्रुनई भी नहीं करेगा। पर ब्रुनई में एक और चीज है कि ब्रुनई में हमारा टेलीमेट्री बेस है, जिससे हमारे रॉकेट लॉन्चर्स को, हम जो श्रीहरिकोटा से हमारे स्पेस लॉन्चर्स होते हैं, उनको हम मॉनिटर करते हैं। तो वो हमारे लिए हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है। और सिंगापुर में तो ये है कि बहुत दिनों से, आजकल नहीं होता है, पर बहुत दिनों से सिंगापुर ही हमारा साउथ ईस्ट एशिया पॉलिसी चलाता है। जो सिंगापुर बोलता था हम वही करते थे, मोर और लेस। आजकल भी सिंगापुर का बहुत बड़ा प्रभाव है हिंदुस्तानी फॉरेन पॉलिसी पे विद रिगार्ड्स टू साउथ ईस्ट एशिया। तो ये इतना चाइना सेंट्रिक नहीं है जितना ये बायलैटरल सेंट्रिक है।
क्योंकि जो भी चीन के साथ होना है, जो भी सिंगापुर और ब्रुनेई पे दबाव लगाना है, वो हम अमेरिका को करने देते हैं और फिर हम उसके भाई कोई किसी पे दबाव लगाएगा, अच्छा नहीं लगेगा ना। अगर मैं बोलूंगा कि भाई आलिया जी आपका ये प्लॉट है इसमें से 50 गज मेरे को दे दो, यू वोंट लाइक इट, सो वी लेट अमेरिका डू दैट और हम बस उस पर फिर घर खड़ा करते हैं। सो इट इजंट एंटी चाइना पर से। यूरोप में अलग बात है, देखिए हम रूस के बहुत निकटतम हैं और इसके लिए हमारे पे बहुत प्रेशर पड़ा था कि आप क्यों यूक्रेन के साथ खड़े नहीं हो रहे। जब 22 में रूस ने इन्वेजन शुरू की थी यूक्रेन की, तो फरवरी में शुरू किया था, फरवरी से लेके अगस्त तक हमारे पे इतना प्रेशर डाला गया, इतना प्रेशर डाला गया कि एनी नॉर्मल कंट्री हाथ ऊपर उठा के बोल देता ठीक है हम रशिया पे सैंक्शंस डाल रहे हैं, पर हमारे लोगों ने बोला बिल्कुल नहीं डालेंगे, बिल्कुल नहीं डालेंगे। और अगस्त तक क्या हुआ, बाय सितंबर जो रूस से हम पेट्रोल खरीद रहे थे उस वजह से जो वेस्टर्न पेट्रोल मार्केट है उसमें काफी सारा तनाव, अ, जो प्रेशर था वो इवापोरेट होना शुरू हुआ। तो देन अमेरिका केम एंड सेड थैंक यू, यू मेंटेन्ड ऑयल प्राइसेस, यू प्रिवेंटेड ऑयल प्राइस शॉक, सो थैंक यू वेरी मच फॉर इट। और उधर से दबाव कम, तो जो एक्चुअल डिप्लोमेटिक दबाव था वो कम हुआ। पर जो मॉरल दबाव जिसे कहते हैं ना, आप क्यों यूक्रेन को सपोर्ट नहीं कर रहे हो, आप कैसे जाके रूस के राष्ट्रपति से गले मिल रहे हो, राष्ट्रपति को क्या कहते हैं उर्दू में, वजीर, तो दैट्स प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर, वजीर आजम, प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री, हाँ तो प्रेसिडेंट को क्या कहते हैं? सदर, अच्छा सदर, एंड सदर आजम। सदर। अच्छा सदर। सो उनसे जाके मिले आप। अब यूक्रेन के लिए क्या किया है, सो वी वेंट टू द टू मोस्ट एंटी रशिया नेशंस। पोलैंड बहुत एंटी रशिया होता है और यूक्रेन में तो युद्ध ही चल रहा है, तो गए। पोलैंड के साथ हमारे बहुत अच्छे रिश्ते हैं। इवन जब हमको फरवरी 22 में दबाव डाला जा रहा था, पोलैंड एक ऐसा देश था यूरोप में जो रूस को पब्लिक में बहुत गाली दे रहा था, बट प्राइवेट में इंडिया के साथ बोल रहा था भाई हम समझते हैं तुम्हारी क्या परेशानी है, तुम्हारे पे हम दबाव नहीं डालेंगे, ठीक है हम बाकी लोगों पे दबाव डालेंगे। तो पोलैंड के साथ हमारे साथ हमेशा से बहुत अच्छे रिश्ते हुए हैं। बट विथ यूक्रेन ये बस नाम के वास्ते था कि हमने जाके वो वीजा फॉर्म में वो चेक बॉक्स होता है ना कि आपने इसका टेस्ट करा लिया, उसका टेस्ट करा लिया, इट वाज जस्ट टिकिंग द बॉक्स, देयर वाज नथिंग सिग्निफिकेंट। ओके। अब कोई हमारे पे ये नहीं बोल सकता कि तुमने यूक्रेन के साथ खड़े नहीं हुए। हम रूस के साथ भी खड़े हुए, यूक्रेन के साथ भी खड़े यूक्रेन के साथ भी खड़े हुए, भाई भाई ना, पॉलिसी आपकी वो है जो इसी तरीके से न्यूट्रलिटी बरकरार रहती है ना, इसी से पता चलता है। लेकिन इसमें क्या जो ये बात कही जा रही है, चिप एंड सेमीकंडक्टर एंड स्पेस के एग्रीमेंट्स, ये भी एक बहुत बड़ी वजह रही कि आपके प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे, क्योंकि जाहिर है कि अब ये तो इरा तो वही है ना कि जिसमें सेमीकंडक्टर्स की ही दौड़ है और स्पेस की भी। तो ये हुए। आप समझते हैं ये रीजन रही? यूक्रेन में नहीं, यूक्रेन नहीं, जो हमने बात कही थी ना, जहाँ से कि ब्रुनाई एंड उस पे, तो ठीक तो है एंटी चाइना नहीं था, लेकिन ये तो चीज थी उसके अंदर। ब्रुनेई इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्पेस। जो सेमीकंडक्टर का मेन चीज है वो तो ताइवान है, और ताइवान के साथ हम पब्लिकली नहीं बोलेंगे पर प्राइवेट में तो हमारा रिश्ता बहुत घनिष्ठ हो रहा है। अगर आप इधर जो ताइवान का जो एम्बेसी है, टेक्निकली वो एम्बेसी नहीं रखता है, वो कल्चरल और ट्रेड सेंटर रखता है, क्योंकि वो वन चाइना पॉलिसी को फॉलो करना पड़ता है ना। उनका जो इधर एक्सेस है, जो जिन लोगों से मिलते हैं, वो चीनी एम्बेसी भी उतना एक्सेस नहीं रखता है। तो ताइवान के साथ भी बहुत क्लोज हैं। वो फॉक्सकॉन का जो फॉक्सकॉन इज द मेन मैन्युफैक्चरर, उनको सेमीकंडक्टर प्लांट स्टार्ट करना था, वो नहीं हो पाया, लॉट्स ऑफ रीजंस। इंडियन लेबर लॉ जो है बहुत ये है, और यू नो क्वालिटी एक लेबर का फंक्शन होता है, क्योंकि अगर आप बहुत हाई क्वालिटी के चिप्स मैन्युफैक्चर करने पड़ते हैं तो आपका जो लेबर है उसका हायर एंड फायर होना चाहिए। यानी कि आपने एक काम गलत कर दिया, आपको काम से निकाला जाएगा, और इंडियन लॉ वो अलाउ नहीं करता है कि आपको चार पांच भाई
प्रोड्यूसर कितना लॉस झेलेगा बिफोर ही सैक्स यू, ठीक है ना। दूसरी बात क्या होती है कि हर बंदा जो क्वालिफाइड है, जो इतना टेक्निकली प्रिसाइज काम करेगा, वो समझता है कि वो बिल गेट्स है या स्टीव जॉब्स है, तो वो फैक्ट्री में असेंबली का काम नहीं करेगा, वो मैनेजर का ही काम करेगा। और जो असेंबली का काम करेगा उसका ट्रेनिंग, हमारा प्राइमरी एजुकेशन इतना घटिया है इस कंट्री में कि उसको ट्रेनिंग के लिए ही 8-10 साल लग जाएंगे। तो फॉक्सकॉन वाले क्या चिप असेंबल करेंगे या प्राइमरी स्कूल, घटिया प्राइमरी स्कूल एजुकेशन को ठीक करने के लिए नया स्कूल सिस्टम ही शुरू करेंगे। सो देयर आर लॉट्स ऑफ रीजन दैट इजंट हैपनिंग। देखते हैं क्या होता है। ओके, जरा बढ़ते हैं हम इससे निकल के बांग्लादेश की तरफ से। बांग्लादेश के ऊपर ना अभिजीत जी बड़ी बातें की जा रही हैं, बहुत ज्यादा उसके ऊपर। जब से वो ये सारा क्राइसिस आया है बांग्लादेश के अंदर, तो कहा अब ये जा रहा है कि अब बांग्लादेश एंटी इंडिया हो गया है और वहां की हुकूमत भी ऐसे ही होगी, जो अगले आएंगे वो भी ऐसे ही होंगे, इंडिया के लिए बड़ी मुश्किल रहेगी। लेकिन साथ ही ये भी चल रहा है कि इंडिया तो बिजली वहां पर इंडिया से जाती है, तो इंडिया जो है उनकी बिजली बंद कर देगा। तो आपका इसके ऊपर क्या स्टैंड है? ये भी कि क्या वो वाकई एंटी इंडिया हो गए हैं और आगे क्या रह सकते हैं वो एंटी इंडिया? देखिए, वो तो एंटी इंडिया है ही, उधर ऑपोजिशन इज फंडामेंटली एंटी इंडिया, और उसका एक कारण है। क्या है कि जो खालिदा जिया हैं, वो इंडिया को ब्लेम करती हैं उनके पति के असैसिनेशन के लिए। उनके पति जो प्रेसिडेंट हुआ क्या करते थे, जियाउर रहमान, शी बिलीव्स कि इंडिया वाज बिहाइंड किलिंग, सो शी हेट्स इंडिया। शी इज द बिग पावर, ठीक है। ऑपोजिशन में अगर बड़ा नाम है तो वही है, बीएनपी। दूसरा है जमाते इस्लामी। जमाते इस्लामी मोस्टली वो हैं, आप पाकिस्तान में तो मौलाना मौदूदी और वो सब थे, इधर भी वो मौलाना मौदूदी का इन्फ्लुएंस था। और जब 71 में जमाते इस्लामी तो एकदम पाकिस्तान आर्मी के साथ था, दे वर कॉल्ड रजाकर्स एंड थिंग्स लाइक दैट, तो वो तो बहुत ही फंडामेंटलिस्ट हैं। दे फंडामेंटली बिलीव कि इंडिया इज द एनिमी, वट एवर। तो इनका इडियोलॉजिकल ऑपोजिशन है, कुछ किया नहीं जा सकता। विद खालिदा जिया आप बैठ के उनके साथ रीजन ही नहीं कर सकते इसके बारे में। कई लोगों ने ट्राई किया है एंड दे फेल्ड, ठीक है। सो इसमें दैट इट इज एंटी इंडिया इज अनडिनाइबल। पॉइंट इज कि देखिए, बांग्लादेश को बढ़ावा देने के लिए हमने खुद अपने टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे रोक लगा रखी थी, ताकि बांग्लादेश में कुछ इंडस्ट्रियलाइजेशन हो। हमने अच्छा। खुद अपनी सिरेमिक इंडस्ट्री पे रोक लगाए रखी थी, ताकि उनका कोई एनर्जी इंपोर्ट बिल ज्यादा ना हो, क्योंकि न्यूक्लियर पावर इंपोर्ट करना, एज इन दी यूरेनियम टू इंपोर्ट इट, न्यूक्लियर पावर इज द चीपेस्ट एंड पर ग्राम एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑफ एनी पावर बाय फार, बहुत ज्यादा चीप होता है। कंस्ट्रक्शन बहुत महंगा होता है, मेंटेनेंस महंगा होता है, बट फ्यूल इंपोर्ट सबसे कम होता है। तो हमने ट्राइलैटरल डील साइन किया बांग्लादेश के साथ, रूस के साथ, कि हम ही उनके न्यूक्लियर रिएक्टर का मेंटेनेंस करेंगे, प्लस हम उनको एनर्जी सप्लाई करते हैं। अगर उनको गैस बेचना है चीन को, आप अगर बांग्लादेश का मैप देखेंगे, वो एकदम नीचे जाके बर्मा से ऊपर जाना पड़ेगा इफ इट हैज टू स्किप इंडिया, ठीक है। क्योंकि बिल्कुल दक्षिण में, साउथ में छोटा सा स्ट्रिप है बर्मा के साथ, बाकी सब तीनों साइड में हिंदुस्तान, ठीक है। तो बांग्लादेश कर, आई मीन बांग्लादेश इज फ्री टू डू व्हाट इट वांट्स, वो तो सॉवरेन कंट्री है, उनको कुछ करना है करेंगे। अभी तक तो सब जो आतंकवादी हैं, जो टेररिस्ट हैं, उन्होंने रिलीज करके रखे, इंक्लूडिंग 2 कैबिनेट मिनिस्टर्स, जिन्होंने इंडिया में असम में एक उल्फा नाम का एक ग्रुप है, उसको 10 ट्रक आर्म्स एंड एम्युनिशन भेजे थे, उनको कन्विक्ट करके डेथ सेंटेंस दिया गया था, उनको भी छोड़ के रखा है। पता नहीं कैसे कैसे टेररिस्टों को छोड़ के रखा है। देखते हैं जो बांग्लादेश करेगा उसका नतीजा, तो उसको बहुत जल्द से जल्द पता लग जाएगा कि नतीजा क्या होता है। बिजली बंद कर देंगे आप लोग? बहुत चीजें कर सकते हैं। अच्छा। देखिए, बिजली ही नहीं है, हम्म। अगर हमने वो न्यूक्लियर रिएक्टर का मेंटेनेंस करना बंद कर दिया, इट इज अ ट्राइलैटरल अग्रीमेंट, यू कांट सब्स्टिट्यूट अनदर पार्टी इन इट, समझ ओके। रहे हैं ना। तीसरा क्या है कि देर इज दिस थिंग,
हमने अपने टेक्सटाइल्स और सेरामिक्स पे रोक लगा दी, तो आपका इंडस्ट्री जाएगा कहाँ? हमारे बगैर ट्रांजिट का आपका गैस जाएगा कहाँ? है ना? बहुत सारा लेवरेज है। देखिए, कम से कम 30 मिलियन, 30 मिलियन माने क्या होता है? 3 करोड़ बांग्लादेशी इंडिया में काम करते हैं इलीगली। अगर हमने कल बोल दिया सर चलो भाई सब निकलो और बॉर्डर के उस साइड कर दिया, फिर क्या होगा? बहुत सही। कुछ कर सकते हैं हम। देखिए, बांग्लादेश भी हमने बहुत लेवरेज बना के रखा है उनपे। सो उनपे भी प्रेशर है कि अननेसेसरली हम तुम्हारे को कुछ नहीं कर रहे हैं, तो फालतू में आप हमको मत छेड़ो, बस दैट्स इट। मे बी मे नॉट बी, क्योंकि खालिदा जिया बहुत टेम्परामेंटल इमोशनल है। जमाते इस्लामी कभी अपने भेजे से सोचता नहीं है, पता नहीं कहाँ से सोचता है, उनका दिमाग दूसरी तरफ है, ऊपर की तरफ नहीं है। तो उसका तो कुछ, मैं तो उसके बारे में कुछ नहीं कर सकता हूँ, ये उनके पैदाइशी और उनका जेनेटिक्स की बात है। बट मेनी टाइम्स वी हैव सीन कि भाई लोग ठंडे दिमाग से सोचते नहीं है। पाकिस्तान को ही देख लीजिए, स्ट्रेटेजिक डेप्थ बोल बोल के पाकिस्तान का क्या हालत करते रहे। एक जमाने में हम भिखारी थे, आप अमीर थे, अयूब खान के जमाने में। आपने इंडस्ट्रियलाइज करके रखा था। एक बहुत फेमस एडवर्टाइज कार्टून है उस टाइम का, अयूब खान के जमाने का, कि इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर है, उस पे बार्ब्ड वायर लगा है फेंस पे, और एक पाकिस्तानी कुत्ता और एक हिंदुस्तानी कुत्ता बात कर रहे हैं, और पाकिस्तानी कुत्ता अच्छा लगता है एकदम बुली कुत्ता की तरह, और बोलता है कि भाई इधर मेरे को खाना जो चाहे जितना चाहे मिलता है, पर मैं भौंक नहीं सकता। और हिंदुस्तानी कुत्ता पतला सा छोटा सा नन्ना मुन्ना सा लगता है और बोलता है भाई इधर मैं जितना भौंकना चाहता हूँ भौंक सकता हूँ, पर खाना मेरे को नहीं मिलता है। अब वो भी उल्टा हो गया है, हम जो भौंकना चाहते हैं भौंक भी सकते हैं, जितना खाना है खा भी सकते खा हैं। भी सकते हैं, एग्जैक्टली। So, this is the thing. Countries make bad choices. They make irrational choices. ये जो हमने देखा था कि जुल्फिकार अली भुट्टो ने स्पेसिफिकली आयूब खान को निकालने के लिए उनको गोड करते रहे। आयूब खान डिडंट वांट द वॉर, इट वाज भुट्टो हु वांटेड द वॉर, और उनको वो खुजली खुजली खुजली, जंग करो जंग करो जंग करो जंग करो, एंड देन व्हाट हैपेंड। एंड देन बेचारा जुल्फिकार पे कुछ ये नहीं पड़ा, अयूब खान पर ही सब ब्लेम पड़ा और उसको जाना पड़ा। ठीक है, याहिया खान ने भी क्यों किया? क्योंकि जुल्फिकार अली भुट्टो बोल रहा था नहीं नहीं, मुजीब को सरकार मत बनाने दो, हमारे को ही बनाना चाहिए, ये उसका भी नतीजा आपने देख लिया। देखिए इसमें सम लीडर्स, आप जनरल्स को क्लीन चिट दे रहे हैं। दिस इज नॉट राइट। एट दैट टाइम यस, आई एम नॉट गिविंग देम अ क्लीन चिट, अल्टीमेटली डिसीजन उन्हीं का था ना। अगर आपका दिमाग थोड़ा कमजोर है कि कोई आपको उंगली किए जा रहा है और आप उसको मान भी रहे हो, ये सही आप कह रहे हैं, नहीं ये बात बिल्कुल सही है कि पर जो जो हिंदुस्तान पॉलिटिकल में कॉन्फ्लिक्ट आपने था वो आपने तो महाभारत पढ़ा है? आपने महाभारत पढ़ा नहीं, है? पूरा नहीं, कुछ हिस्से पढ़े हैं लेकिन सारा नहीं पढ़ा। महाभारत में जो विलन्स हैं वो है कौरवस, वो टॉ प्रिंसेस, और जो उनको भड़काता है वो है उनका मामा जी शकुनी। तो जुल्फिकार अली भुट्टो है शकुनी, और याहिया और अयूब खान है दुर्योधन और दुशासन। तो देखिए इससे फिर ना ये मैं ये तो मानती हूं कि जो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट था उसके अंदर भुट्टो और मुजीब के बीच ये जो हुकूमत है वो किसको मिलेगी और किसको हरा दिएगा, ये सब पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट तो पॉलिटिशियंस के बीच ही था। लेकिन उसमें याह्या खान का तो एक बहुत ही बड़ा किरदार है, और इसी तरीके से अयूब खान भी, क्योंकि अगर हम इस तरह देखें इसको तो फिर तो 77 ईयर्स में पॉलिटिशियंस ही फिर गलत थे, फिर उन्होंने ही भड़काया जर्नैलों को, और यही पर हुआ, फिर सब हम इसको इस तरह लेंगे। पाकिस्तान में सभी रिस्पॉन्सिबल हैं।
सभी रिस्पॉन्सिबल है। देखिए, पहले coup क्यों हुआ था, लियाकत अली खान का असैसिनेशन क्यों हुआ था? हमने तो हमारे इंडिपेंडेंस के 3 साल के अंदर, 2 साल के अंदर ही हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया था। आपने क्यों अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाया? तो आपके खुद के पॉलिटिशियंस जब अग्री नहीं करेंगे तो आर्मी बैठ के क्या स्वेटर बुनते रहेगा? तो इट इज कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, एवरीबॉडी हैज टू टेक। मैं बोलूंगा कि मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी विद भुट्टो टिल याह्या, much more responsibility with the army after Yahya, especially starting with Ziaul Haq. ओके, ऑलराइट। तो इस पे अब क्योंकि पाकिस्तान की हम बात कर रहे हैं, तो एक और सवाल आपसे करना चाहूंगी। एससीओ में मोदी साहब पाकिस्तान जाएंगे? ये बड़ा सवाल सब कर रहे हैं इस वक्त। हम तो इसके बारे में जानते हैं, जरा आपका भी सुन लें कि आप क्या कहते हैं इस बारे में। आपके प्रधानमंत्री पाकिस्तान जाएंगे? अच्छा, फॉरेन मिनिस्टर को क्या कहते हैं? वजीर आला? नहीं, फॉरेन मिनिस्टर को कहते हैं वजीर खारजा। अच्छा, जब इंडिया में समिट हुआ था, आपके वजीर खाजा आई थी ना? वजीर खारजा आए थे। तो उधर भी वजीर खाजा ही जाएंगे, प्रधानमंत्री नहीं जाएंगे। अच्छा, इसका मतलब एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जा रहे हैं पाकिस्तान? या डॉक्टर जयशंकर जा रहे हैं? यस, रियली? कंफर्म। वाह! नहीं, उन्होंने यस कर दिया, कंफर्म तो नहीं किया ना अभी कौन आ रहा है? वी नो ही इज कमिंग, क्योंकि हमारे को सब एमईए ने ईमेल भेजा था कि आपको अगर पाकिस्तान से का वीजा चाहिए कवर करने के लिए, आप प्लीज ले लो करके। ओपन है, हमने अग्रीमेंट करके रखा है पाकिस्तान के साथ कि वीजा मिल जाएगा। ओह वाओ, वेरी नाइस। तो आप भी जा रहे हैं कवर करने के लिए? नहीं, मौका मिल रहा है, चले जाए, पाकिस्तान की सैर हो जाएगी। मैंने इतने बार ट्राई किया है वीजा के लिए आपके देश में। अफगानिस्तान जा चुका हूँ और आपकी आर्मी लोगों ने, आईएसआई लोगों ने मेरा मदद किया था अफगानिस्तान में गेटिंग अराउंड के लिए। तो उसने जितना मदद किया था, जब भी मैं पाकिस्तान वीजा के लिए जाता हूँ, सबको आपके फॉर्मर आर्मी चीफ को कॉल किया है, आपके फॉर्मर आईएसआई चीफ को कॉल किया है, आपके एयरफोर्स चीफ, नेवी चीफ को कॉल किया है, फॉर्मर मिनिस्टर्स को कॉल किया है, सर मेरा प्लीज वीजा लगा दो, वीजा लगा दो, भीख मांग रहा हूं आपसे, खुदा के वास्ते वीजा लगा दो। हाँ अभिजीत, हो जाएगा बेटा, घबराओ मत, घबराओ मत, घबराओ मत। दे नेवर डिनाइड मी अ वीजा। 1-2 महीने पासपोर्ट रख लेते हैं और फिर मेरे को कहीं और जाना पड़ता है, एंड लाइक भाई दे दे मेरे को पासपोर्ट, मेरे को और कहीं जाना है। चले, आप ऐसा करें, इस बार मेरे प्रोग्राम के तवज्जुह से एक बार फिर आप अप्लाई कर दें, आप रिक्वेस्ट कर लें, आप कहें जी ये जो एक्सटर्नल अफेयर्स हमारे जा रहे हैं, मैं भी वहां पे पहुंच के कवर करना चाहता हूं, तो मुझे प्लीज बराए मेहरबानी वीजा दिया जाए। अरे नहीं देंगे यार, कितने बार ट्राई कर चुका हूं, अब और नहीं अच्छा, ट्राई करेंगे। देखिए जी, मैं कह रही मेरे हूँ को प्लीज, मेनली अगर आना, जिसका नाम इन्होंने लिया है, गवर्नमेंट की जितनी अथॉरिटीज हैं और जो मतलब आर्मी चीफ से लेकर जिनसे आपने पहले रिक्वेस्ट की, उन सब से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि अभिजीत आयर मित्रा पाकिस्तान विजिट करना चाह रहे हैं और उनको वीजा दिया जाए ताकि वहां पे जाके ये कवर कर सकें ये जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जा रहे हैं। और ये बहुत बड़ी कवर खबर करने थी के लिए आपके मैं नहीं आ रहा हूँ, मेरे को पाकिस्तान मेनली आना है खाना खाने के लिए, खाना है ना? खाने। ठीक है, हाँ, ठीक है सर, बहाना मैं तो कोई चाहिए ना। मित्रा जी, आप कुछ सिर्फ ये तो नहीं कह सकते मैं खाना खाने आ रहा हूँ, तो फिर वो हो सकता है ना दें वीजा, आप कहें कि भाई मैंने कवर करना है, या हो सकता है खाना खाने पे ही दे दे। फिर तो वो मेरे को कवर करने का ही वीजा देंगे उधर। जब भी हिंदुस्तान जाते हैं, हर हर दिन उनको कोई पुलिस स्टेशन पे रिपोर्ट करना पड़ता है। हाँ, नहीं वो तो आप किसी भी तरह जाएंगे तो करना पड़ेगा, दोनों तरफ यही है। हाँ, तो मैं कैसे, आई मीन, मैं देखो, मेरे को दोपहर को अच्छा सा टिक्का, कबाब, नहारी ये सब खा के मेरे को अच्छे से, मैं 1 बजे खाना शुरू कर देता हूँ, 2 बजे खाना बंद कर देता हूँ, फिर 2 से 4 में सोता हूँ। अब फिर 4 बजे उठता हूँ, चाय पीता हूँ और फिर से 5:30 बजे को खाना शुरू कर देता हूँ। अब बीच में मेरे पास टाइम है पुलिस स्टेशन जाने के लिए। नहीं नहीं, जाऊँगा ऐसे या नहीं है। पुलिस स्टेशन पुलिस जाऊँगा? स्टेशन रोज नहीं जाना पड़ता। नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं, रोज नहीं जाना पड़ता। जब आप पहुंचते हैं तो आप वहां पे पता चल जाता है। और मेरा ख्याल है जाते हुए, वैसे ऐसा सच मुझे इस प्रोसीजर का पता नहीं, आप एक नॉन पर्सनैलिटी, आपके लिए ऐसा जो है वो नहीं होगा। लेकिन ये जरूर है कि बल्कि ना सिर्फ इनको वीजा दें, इनको वहां पे बुलाएं, आने दें, बल्कि इनको निहारी के लिए, खाबों के लिए लाहौर की जो बेस्ट प्लेसेस है, वो फज्जे की निहारी, फज्जे के पाए और मोहम्मदी निहारी और बहुत सारी ऐसी चीजें वहां पर भी लेकर जाए। भाई हम ये कह रहे हैं।
तो चले। वैसे आपको पता है मेरा सबसे फेवरेट है आपके जो इधर मिलिट्री अटैचेज हैं उनके घर में जाते रहता हूँ। उधर ये ना ये बनाते हैं ये नमक गोश्त पेशावर का। जी, जी, जी। नमक मंडी वो का, मेरे जी। हाँ, नमक मंडी। दैट इज़ व्हाट नमकीन आई गोश्त, उसको बोलते हैं नमकीन गोश्त। हाँ, वो मेरे को पेशावर में जाके ट्राई करना है और कराची का बिरयानी मेरे को ट्राई करना है। और मैंने ग्रेट। सुना था मेरी एक इटालियन दोस्त थी, वो गिलगिट बाल्टिस्तान गई थी, वो बोल रही थी कि उधर सब कुछ इसके जूस में बनाया जाता है। किसके जूस में? आलू बुखारे के जूस में, हाँ, एप्रिकॉट ऐसा जूस होता है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे खुबानी और आलू बुखारे बहुत वो हाँ, लगते हैं खुबानी जूस। इसलिए। हाँ, तो मेरे या को वो खुबानी जूस में बना हुआ मीट, क्योंकि हम खुद इधर ना जो पारसी होते हैं ना, ज़ोरोएस्ट्रियंस, उनका एक जरदालू साली बोटी होता है, वो मटन जिसमें हम खट्टा मीठा होता है, खट्टा मीठा तीखा, तो उसको गुजराती में कहते हैं खट्टू मीठू तीखू। वो वाला होता है जो आलू बुखारे के साथ बनता है। और ये घटिया वाले टर्किश आलू बुखारे मिलते हैं ना, सेमी ड्राइड वाले, जो एकदम टेस्ट नहीं होता है, बस चीनी होता है, पता नहीं कैसे वो एक्सपोर्ट होता है, घटिया घटिया सामान। असली अच्छे आलू बुखारे तो कश्मीर, अफगानिस्तान, वो गिलगिट बाल्टिस्तान से आते हैं, एकदम ड्राई होते हैं, और उनको हम्म, अगर आप भिगाओगे ना, एकदम मीठे मीठे से खट्टे खट्टे से हो जाते हैं। हम्म। इसे हमारा खुद का रेसिपी है, पर इधर का रेसिपी मेरे को ट्राई करना है। तो वाओ। और आपने लाहौर का नाम ही नहीं लिया, बड़े अफसोस की बात है सर, लाहौर की लड़की के सामने बैठ के लाहौर लाहौर नहीं इज जाना आपने। अंडरस्टूड, लाहौर इज गोइंग टू बी द बेस, नो। हाँ, हाँ, ओके, उधर मैंने ओके, सुना ठीक। है आपके इधर सब मिलिट्री वालों ने मेरे को बोला है कि उधर एक पूरा रास्ता है जहां यू गो एंड यू ईट व्हाटएवर यू वांट या व्हेनेवर यू। एग्जैक्टली वो है। जी, जी, बिल्कुल, क्योंकि अब वो गवाल मंडी है एक तो, और एक वो स्ट्रीट है ना, फूड स्ट्रीट है। और जब आप वहां पे जाएंगे ना, लाहौर की जो फूड स्ट्रीट है, तो उसके ऊपर वो है फोर्ट, जो शाही किला। और जो पहले उसके साथ ही वो बाजार भी है, जो कि पुराना, जहाँ पे रक्स और ये सब हुआ करता था। ठीक है, जिसको के रेड लाइट एरिया, वो भी वहीं पर है। और जब आप वहां पर ओ, जो इज दिस रेस्टोरेंट, हीरा मंडी? या एग्जैक्टली। और जब आप वो जो वहां पे दो तीन रेस्टोरेंट्स हैं, तो वो बहुत यानी ऊपर जाके, कई उसकी जो है ना मंजिलें हैं, तो उसके सबसे ऊपर वो है। जब आप वहां पे पहुंचती है, तो आपको पता ही चलता है कि आपको पूरा लाहौर नजर आ रहा है, क्योंकि वहां पे आपको सामने शाही किला भी नजर आ रहा होगा, बादशाही मस्जिद भी नजर आ रही होगी। और जितनी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं उस जगह पर, वो सब आप उस खाना भी खा रहे होंगे और बैठ के देख भी रहे होंगे। तो जितने फॉरेनर्स वहां पर जाते हैं, वो सब के सब वहां पर जरूर जाते हैं। हम भी यही करते थे कि जो भी कोई बाहर से आता, हम उसको वहीं पर लेकर जाते थे कि चलें जी, इसको इनको उधर ऊपर ले जाएं और वहां से पूरा लाहौर दिखाएं। तो वहां पे आप जरूर जाइएगा। तो मैं जनाब बस समझे, मुझे लगता है कि इस प्रोग्राम के बाद आपको ना वीजे की कॉल आ जाएगी, हाँ जी अपने डॉक्यूमेंट्स भेजे, हम आपको वीजा दे रहे हैं, होपफुली ऐसा हो जाए। इंशाल्लाह। वैसे तो मेरे कोई ताल्लुकात अच्छे नहीं है, बल्कि है नहीं, लेकिन फिर भी होपफुली कैसा हो जाए। तो थैंक यू सो मच अभिजीत आयन मित्रा जी, बहुत मजे की आपसे गुफ्तगू रही और बहुत दिलचस्प और इंफॉर्मेटिव। थैंक्स अ लॉट। दोबारा भी आपसे थैंक बात होगी।